Assalamualaikum बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम ऑफ द एजुकेटर Ar-Rahim Campus Dina. I hope you all will be fine and enjoying your summer vacations. I am your math teacher. Let's open your book page number 53. 53 पे हम वेरिएशन की टू टाइप्स पर डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। फर्स्ट टाइप इसकी है डायरेक्ट वेरिएशन। अगर दो क्वांटिटीज़ रिलेशन में हों और एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज़ करें, उसकी इंक्रीज़ से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, ठीक है, और अगर उसी क्वांटिटी को डिक्रीज़ करें और दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब आइए जो बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको रीड करते हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज़ in one quantity causes increase in other quantities, ये सेम एज इट इज़ जैसे हमने बात की, अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी को डिक्रीज किया जाए तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। अब इसके सेकंड टाइप्स में इनवर्स वेरिएशंस। इनवर्स वेरिएशन का मतलब होता है कि अगर दो क्वांटिटीज़ रिलेशन में हो, अगर एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी, उसी क्वांटिटी को अगर आप डिक्रीज़ करते हैं तो पहली वाली क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशंस। अब आए जो बुक पे स्टेटमेंट लिखी है उसको रीड करते हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन one quantities increases the other decreases is called inverse variation. Same as it is कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज हो। अच्छा बच्चों, हमने वेरिएशन के बारे में डिस्कस किया। देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। फिर डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया, इनवर्स वेरिएशन के बारे में भी। फिर डायरेक्ट वेरिएशन उसको बोलते हैं जब दो क्वांटिटीज में अगर एक क्वांटिटीज को इंक्रीज करें तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और इनवर्स वेरिएशन में ये होता है कि आपके पास कि जब एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करते हैं तो दूसरी डिक्रीज होती है, और जब आप पहली को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसको इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। अब 3.2 के ऊपर हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन का सेम कंसेप्ट है। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड। अब वो क्या करता है कि आपको एक रिलेशन देगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x, उसके साथ आपको एक कंडीशन भी देगा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हम रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब रिमूव करेंगे तो हम कांस्टेंट यूज करेंगे, वो कांस्टेंट होगा k। अब k की वैल्यू मालूम करने के लिए वो हमेशा दोनों वेरिएबल की वैल्यू गिवन देगा ताकि हम वहां से k की वैल्यू फाइंड कर सके। अब यहाँ पे y उन्होंने दिया हुआ है 7 और x दिया हुआ है 3। अब नाउ नेक्स्ट इस रिलेशन को जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हमने एक कांस्टेंट यूज किया k। अब k की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें y और x की वैल्यू दोनों गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अगर x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, जैसे कि हमारे पास ये टर्म बना। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं 7/3, ये हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू, k इज इक्वल टू 7/3 रीअरेंज करके जब हम इसको लिखेंगे। अब वापस हम इसको इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं k की जगह, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 7/3x। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट है कि y इन टर्म ऑफ x, कि y मालूम करके दें टर्म ऑफ x में। बच्चों वो कह रहा है कि आपने y का जो आंसर लिखना है ना वो x की ही टर्म में लिखना है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। y इज इक्वल टू 7/3x, इसका मतलब है कि जो y है वो किसकी टर्म में है, x की टर्म में। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि आपको उसने x मालूम करने को कहा है और y गिवन है। फिर उसी पार्ट में सेकंड कंडीशन है कि y मालूम करना है और x दिया हुआ है।
ये दोनों हम मालूम करेंगे। अब फर्स्ट हम मालूम करते हैं ए पार्ट, जो फर्स्ट कंडीशन है उसकी। x को मालूम करेंगे तो y इज इक्वल टू था हमारे पास 7/3 इंटू एक्स। क्योंकि हमें x मालूम करना है तो हमें पता है फिर हमें जो x के साथ जो भी रियल नंबर होंगे, जो भी टर्म्स होंगे, उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। अब 3 जैसे कि इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे ये आके y से मल्टीप्लाई होगा, और जैसे 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे y के साइड पे आएगा तो वो डिवाइड होगा। जैसे हमारे पास ये टर्म बन गई 3y/7 इज इक्वल टू x। अब y की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, y की वैल्यू हमारे पास है y इज इक्वल टू 35। तो y की जगह हमने 35 को प्लेस किया। अब 7 के टेबल में 35 आता है तो 7 से इसको कट अप किया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब उसके बाद 5 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15, तो x इज इक्वल टू 15 हमारे पास आंसर आ जाए। अब नो द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड कंडीशन इज y मालूम करना है जबकि x है हमारे पास 18। y हमने मालूम करना है जबकि x कितना है 18। तो हम क्या करेंगे, यही इक्वेशंस जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है उस इक्वेशन को अगेन लिखेंगे, क्योंकि हमने इसी रिलेशन से y की वैल्यू मालूम करनी है। तो y इज इक्वल टू 7/3 इंटू एक्स। एक्स हमारे पास 18 है तो x की जगह हम यहाँ पे 18 प्लेस करेंगे, ये हमने 18 लिखा, ठीक है। अब 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है तो इसका मतलब है 3 18 को डिवाइड कर सकता है। तो 3 के ऊपर हमने 18 को कैंसिल करवा दिया। अब आपके पास 6 बचा, तो 6 7 जा 42, ये आपके पास आंसर आ गया y। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 1 में भी इसी तरह नहीं है। आपने क्या करना है, इस तरह की रिलेशन होगी उसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वो कहेगा कि y को मालूम करें इन टर्म ऑफ x, फिर कहेगा कि x को मालूम करें इन टर्म ऑफ y। आपने सेम एज इसी पार्ट से करना है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अगर हम रीड आउट करें स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3, r इज इक्वल टू 5। अब देखिए उसने रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन दिया, तो फिर आपने इसी तरह करना है, पहले इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके फिर k की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड देन जो जो कंडीशन उसने कही है फिर आपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए जो हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है if r directly proportional t square and r is equal to 8 when t is equal to 3। अब देखिए